कहानी की शुरुआत में जंतर मंतर वाला सीन चल रहा था। बहुत सारे लोग हाथों में बैनर उठाए नारे लगा रहे थे क्योंकि फार ईस्ट नाम की एक कंपनी एक बर्ड सैंक्चुअरी की जमीन पर रिजॉर्ट खड़ा करना चाहती थी। तभी अचानक इस पीसफुल चल रहे प्रोटेस्ट में कुछ गुंडे आ गए। वो खुद को एनवायरमेंटलिस्ट बर्ड लवर बता रहे थे, लेकिन उनके हाथों में लोहे की रॉड्स थी। असल में इन लोगों को कंपनी वालों ने ही पैसे देकर भेजा था। पुलिस ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, पर वो लोग पुलिस वालों को ही जमीन पर गिराते चले गए और उनमें से एक ने तो बिल्कुल हद ही पार कर दी। उसने एक पुलिस वाले के सर को तब तक मारा जब तक वो खून से नहीं भर गया। अब इतना कुछ होगा तो सीधी सी बात है कि मीडिया में बात कुछ और ही बन गई। आम जनता का मन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ हो गया और कंपनी अपना नैरेटिव फैलाने में कामयाब हो गई। इसके बाद हम जॉन नाम के एक सरकारी वकील को देखते हैं, जिसे शुरुआत से ही शक था कि इस पूरे बवाल के पीछे फार ईस्ट कंपनी का हाथ है। इसीलिए उसने कानूनी तरीके से कंपनी के मालिक विक्टर को मिलने के लिए बुलाया। बातचीत होते ही विक्टर साफ मगर गया कि इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। उसने तो उल्टा जॉन को धमकी दे डाली कि अपना करियर क्यों खराब कर रहा है बे, तुम्हारी सरकारी पुलिस वालों को चोट लगी है, पकड़ के डालो इनको अंदर। ये सुनते ही जॉन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने गुस्से में विक्टर को 2-3 मुक्के जड़ दिए और कहा कि जा कर ले, क्या करेगा तू। पूछताछ के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। इसके बाद उसने इंटेरोगेशन रूम में उस आदमी को पकड़ा जिसने पुलिस वाले का सर फोड़ा था। वो हांफते हुए कहने लगा कि सर मुझे अस्थमा है और बिना इनहेलर के उसकी सांस उखड़ जाती है। उस लड़के ने ये मानने से भी इनकार कर दिया कि इस दंगे में वो किसी के कहने पर आया था। उसने कहा कि मैं तो बर्ड लवर हूँ और यहाँ पर वो पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने पक्षियों के बारे में पूरी जानकारी याद कर रखी थी और सवाल पूछने पर यह प्रूव भी हो गया कि वो एक सच्चा बर्ड लवर है। लेकिन जॉन जानता था कि ये रटे रटाए आंसर बोल रहा है। उसने लड़के को बालों से पकड़ा और खींचकर दीवार के पास ले गया। फिर अचानक झपट्टा मार के उसकी शर्ट खोल दी, जिसके बाद हमें दिखे उसकी बाहों में गुदे हुए टैटू देखकर साफ हो गया कि ये कोई गैंगस्टर है। पैसे मिले हैं तभी आया यहाँ पे। ये केस अंडरवर्ल्ड और सत्ता में बैठे लोगों दोनों से जुड़ा हुआ था। इसीलिए जॉन के सीनियर प्रोसिक्यूटर पॉल ने उसे समझाया कि भाई ज्यादा मत उतर इसमें, ये केस तेरे लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन जॉन तो बहुत ही ज्यादा ईमानदार आदमी था। लोगों को इंसाफ दिलाने की जिद ने उसे रुकने ही नहीं दिया। लेकिन केस आगे बढ़ता उससे पहले ही वो गैंगस्टर इंटेरोगेशन रूम में दम तोड़ गया और इल्जाम सीधा जॉन के सर पर आया, क्योंकि रिकॉर्ड के हिसाब से वही उसे इंटेरोगेशन रूम में लेकर गया था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस दिन सारे सीसीटीवी कैमरास बंद पड़ गए थे। साथ ही मरने वाले उस गैंगस्टर के एक दोस्त माइक ने बयान दे दिया कि नहीं, मेरे दोस्त को तो अस्थमा था ही नहीं, जिससे जॉन के पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ भी नहीं रहा। असल में ये पूरा खेल उसके सीनियर प्रोसिक्यूटर पॉल का रचा हुआ था, क्योंकि उसी ने लड़के का इनहेलर गायब किया, जिस वजह से उसकी मौत हुई। इसके बाद उसने अपना एक खास आदमी भेजकर जॉन को बहला फुसला लिया कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लेना, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैंने जज से बात कर ली है, तुम बस 1 साल के लिए अंदर जाओगे। लेकिन जैसे ही जॉन ने कोर्ट के अंदर अपना गुनाह कबूल किया तो उसे 15 साल की सजा सुना दी गई। पॉल ने तो एक बार भी उसका डिफेंस करने के लिए मुंह तक नहीं खोला। उस केस के इकलौते सबूत उस इनहेलर को भी नदी में फेंक दिया गया और जॉन सलाखों के पीछे जा पहुंचा, जिससे वहां के कैदी खुशी से नाच उठे। पता नहीं इनमें से कितने मुजरिमों को उसने खुद जेल भिजवाया था और आज वो अकेला निहत्था कमजोर खुद शेर की गुफा में घुस चुका था। जेल में वो बिल्कुल अकेला पड़ गया, हर रोज बुरी तरह मार खाता रहा। जेल में जब तक किसी की जान न चली जाए गार्ड तो देखते भी नहीं थे। एक दिन जॉन को खबर मिली कि सरकार ने फार ईस्ट कंपनी के रिजॉर्ट वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और फिर उसने टीवी पर पॉल को कंपनी वालों के साथ मुस्कुराते हुए देखा, जिससे पूरी साजिश उसकी समझ में आ गई। उस रात उसने बिस्तर पर करवटें बदलते हुए ये तय किया कि वो अपने केस की दोबारा सुनवाई की मांग करेगा। और जेलर भी पहले से पॉल से हाथ मिला चुका था। वो तो हमेशा के लिए जॉन को इसी जेल में फंसाना चाहते थे। उसकी अर्जी वहीं के वहीं दबा दी गई और जेलर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि नीचे से लेकर ऊपर तक सबको पता है तूने कुछ नहीं किया, लेकिन अफसोस तेरी जिंदगी यहीं कटेगी बेटा। आसमान से उस वक्त बर्फ गिर रही थी और उसी बर्फ को देखते हुए जॉन ने कसम खाई कि एक दिन अपने माथे पर लगा ये दाग मैं मिटा कर रहूंगा। कुछ वक्त बाद उसे पता चला कि ये गार्ड जमीन के झगड़े में बुरी तरह उलझा हुआ है, तो जॉन ने अपनी कानूनी समझ से उसका सालों पुराना मामला सुलझा दिया। इसके बाद तो सारे गार्ड उसके लिए बढ़िया हो गए। अब तक बेचारा जॉन हर रोज जेल में पिट रहा था, लेकिन अब उसका एहसान चुकाने के लिए गार्ड ने उन सभी कैदियों की खबर ली जो अब तक जॉन को सताते थे। जल्द ही खुद जेलर को भी किसी लीगल मामले में उसकी मदद की जरूरत पड़ गई और शुक्रिया के तौर पर उसने जॉन को बहुत सारी सिगरेट दी। जॉन अच्छी तरह जानता था कि पैसे खर्च करके दोस्त बनाए जा सकते हैं और जेल में पैसा होता है सिगरेट। उसने वो सारी सिगरेट जेल के कैदियों में बांट दी। सब मजे से धुआं उड़ाते रहे और उनके मन में जॉन के लिए इज्जत और गहरी होती गई। देखते ही देखते वो इस तरह जेल में बॉस बन गया। कानून की उसे ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी जानकारी थी। इसी वजह से वो बहुत बढ़िया एडवाइस देता था कैदियों को, जिससे उनकी सजा कम हो जाती। 5 साल यूं ही निकल गए। एक दिन न्यूज में पक्षियों के आने जाने की खबर चल रही थी। तभी जेल में नया आया एक ठग दिखाने लगा कि मुझे पक्षियों के बारे में बहुत पता है। लेकिन उसने पक्षियों के बारे में जो बात बोली उससे जॉन के कान खड़े हो गए। उसे तुरंत याद आया कि जिस गैंगस्टर की मौत के चक्कर में वो यहाँ पर सजा काट रहा है, उसने भी बिल्कुल ऐसी सेम लाइन बोली थी। अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, तो जरूर ये आदमी फार ईस्ट कंपनी के उन्हीं किराए के गुंडों में से एक होगा। इसीलिए उसने अपने आदमी भेजकर उस कैदी को अपने सेल तक बुलवाया। सैम नाम के उस कैदी की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उसके सामने जॉन अकेले कमरे में बैठकर फ्राइड चिकन खा रहा था। जेल में ऐश चल रही है भाई की। जॉन ने उसे भी चिकन दिया और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई और बड़े आराम से पूछा कि तुझे पक्षियों के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। सैम ने सीधा जवाब
देने से बचना चाहा तो जॉन ने उसके सामने एक डील रखी। बेटे बाहर निकलवा दूंगा यहाँ से, बस बाहर निकल के बदले में मेरा एक काम करना पड़ेगा और सबसे पहले शुरुआत सच बोलने से कर। थोड़ा सोचने के बाद सैम ने सारी सच्चाई उगल दी। वो दंगा पूरी तरह से फार ईस्ट कंपनी का ही रचा हुआ नाटक था, जिसमें उन्होंने छोटे मोटे गैंगस्टर्स और बेकार घूमने वाले लड़कों को इकट्ठा किया, उन्हें ट्रेनिंग दी और जानबूझकर पुलिस से भिड़ा दिया ताकि जो लोग असल में प्रकृति के लिए आवाज उठा रहे हैं उनका नाम भी खराब हो जाए और सरकार को मौका मिल जाए जमीन कंपनी को देने का। और एक बार आम जनता उनके अगेंस्ट हो गई तो सरकार आसानी से जमीन कंपनी को दे देगी। ये सुनते ही जॉन के दिमाग में एक बड़ा प्लान चलने लगा कि वो सैम को बाहर भेजकर उससे सबूत इकट्ठा करवाएगा और फिर अपने सीनियर पॉल और कंपनी के मालिक विक्टर दोनों को गिरफ्तार करवा के अपना नाम साफ करेगा। जॉन अब तक इतना समझ चुका था कि सैम का दिमाग बहुत तेज है, आखिर किसी को ठगना कोई आसान काम थोड़ी है, लेकिन वो ये भी जानता था कि एक ठग के ऊपर आंख बंद करके भरोसा तो नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसे किसी तरह अपनी मुट्ठी में रखना जरूरी है। बाहर निकलने से पहले जॉन ने उसे कानून की दुनिया के लोगों के तौर तरीके सिखाए, यहाँ तक कि उसे सभी बड़े सरकारी वकीलों के साइन करना तक सिखाया। उसने घंटों तक एक सिग्नेचर की प्रैक्टिस करवाई क्योंकि ये उसके प्लान के लिए बहुत जरूरी था। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जॉन ने बड़ी आसानी से सैम को बरी करवा दिया क्योंकि उसके अगेंस्ट केस में वैसे भी ज्यादा दम था नहीं। बाहर कदम रखते वक्त उसने कसम खाई कि आपने मुझे आजाद करवाया है, अब जो कहेंगे मैं वो करूंगा। जेल से छूटते ही सैम ने अपने सारे प्रोटेस्ट वाले साथियों को शराब की महफिल में जमा किया और मरने वाले लड़के के दोस्त माइक को इतनी पिला दी कि उसका खुद के ऊपर काबू ही नहीं रहा, जिसके बाद वो मान गया कि हाँ मैंने तो पैसे लेके झूठा बयान दिया था। जेल के अंदर जॉन तक वो रिकॉर्डर पहुंच गया जिसमें ये पूरा कबूलनामा कैद हो चुका था और उसने उसे दोबारा सुनवाई के कागजों के साथ कोर्ट में भेज दिया। उधर पॉल अपने अमीर दोस्तों की मदद से शहर का मेयर बनने के सपने देख रहा था। वो अपने इलेक्शन में बिजी था, उसे जॉन की चाल की भनक तक नहीं लगी, लेकिन इलेक्शन के दिनों में एक छोटी सी गलती भी सब कुछ मिट्टी में मिला सकती थी। इसलिए जैसे ही उसे खबर मिली कि जॉन ने कोई रिकॉर्डर कोर्ट में भेजा है तो वो गुस्से में विक्टर पर बरस पड़ा। उसने केतली उठाकर उसके सर पर दे मारी और कहा कि जल्द से जल्द ये माइक को रास्ते से हटाओ। विक्टर को बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन उस ताकतवर अफसर के सामने उसे सर झुकाना ही पड़ा क्योंकि सालों से दोनों की मिली भगत चली आ रही थी, जिसमें विक्टर ने फार ईस्ट कंपनी को बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन उसके मुनाफे का एक हिस्सा पॉल को भी मिलता था। इसके बाद उसने तुरंत माइक को ढूंढना शुरू कर दिया और उसे पकड़कर बेचारे को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी टांगें ही टूट गई। इसके बाद पॉल ने डैनियल नाम के प्रोसिक्यूटर को एक रेस्टोरेंट में खाने पर बुलाया। डैनियल ही इस वक्त ये पूरा केस संभाल रहा था। अगर वो चाहता तो जॉन की दोबारा सुनवाई की अर्जी को ठुकरा सकता है। डैनियल ने भी सोचा कि जॉन के चक्कर में कौन अपने बड़े अफसर से दुश्मनी मोल ले। पॉल के कहने भर से वो तुरंत मान गया कि हाँ जी सर बिल्कुल, मामला बिल्कुल दबा देंगे। जैसे ही सैम को माइक की उस हालत के बारे में पता चला, उसकी खुद की हिम्मत जवाब दे गई। उसने जॉन से साफ कह दिया कि सर देखो आपने बाहर निकलवा दिया, लेकिन अगर जिंदा ही नहीं रहूंगा तो क्या करूंगा, अपना साथ यहीं तक है। जॉन को पहले से अंदाजा था कि ये लड़का भरोसे लायक नहीं है, इसीलिए उसने बाहर अपने आदमियों से कहकर उसकी जमकर पिटाई करवाई और साथ ही धमकी भी भिजवाई कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो उसकी सारी करतूतें विक्टर को बता देगा। उसके बाद उसका क्या होगा वो अच्छे से जानता है। कोई रास्ता न बचने पर सैम को दोबारा उसके इशारों पर चलना पड़ा और वो सीधा पॉल की इलेक्शन कैंपेन में चला गया। वहाँ पे पॉल का सपोर्टर बन के सैम ऐसा पागलों की तरह नाचा कि पूरी भीड़ झूम गई। इससे न सिर्फ पॉल की नजर उस पर पड़ी, लेकिन वहाँ मौजूद एक औरत का दिल भी उस पर आ गया। मौका देखकर सैम ने पॉल के साथ एक फोटो खिंचवा ली और उधर उस औरत ने कहा कि मेरी बेटी के साथ एक डेट पर जाओगे तुम दोनों बहुत अच्छे लगोगे साथ में। किस्मत से वो लड़की फार ईस्ट कंपनी में ही काम करती थी। सैम ने तो जरा भी देर नहीं लगाई हाँ कहने में। अब सैम ने लड़की को ऐसा रिझाया कि अगले ही दिन वो उसके बिस्तर पर था। उसने अच्छे से चेक किया कि ये सो रही है ना। इसी बीच सैम ने बड़ी चालाकी से फार ईस्ट कंपनी के हिसाब किताब वाले कागजों की चुपचाप फोटोज खींचकर मीडिया में भेज दी। अब ये सबके सामने आ चुका था कि विक्टर हमेशा से पॉल को पैसे भेजता रहा है। ये खबर जैसे ही हाई कोर्ट के मेन जज तक पहुंची तो उसने जॉन और डैनियल दोनों को तुरंत बुला लिया और सख्ती से पूछा कि आखिर उस वक्त तुमने जुर्म कबूल क्यों किया। जॉन ने साफ बता दिया कि सर मुझे पॉल ने पागल बनाया है। उसने कहा था कि ऑलरेडी डील हो चुकी है, मैं 1 साल के अंदर अंदर जेल से बाहर भी आ जाऊंगा। खुशकिस्मती से वो जज एक ईमानदार इंसान निकला और पूरी बात समझते ही उसने दोबारा सुनवाई की मंजूरी दे दी। इधर डैनियल को भी एहसास हो गया कि ये केस तो उसकी सोच से कहीं ज्यादा उलझा हुआ है, इसीलिए वो डर गया और सोचा कि पॉल की मदद करने के चक्कर में खुद ना फंस जाऊं। खैर पॉल ने एक बार फिर से जेलर को फोन घुमा दिया और कहा कि जॉन की बढ़िया खातिरदारी करो, अंदर ज्यादा उड़ रहा है वो। नतीजा ये हुआ कि जॉन ने जो सबूत इतनी मेहनत से जोड़े थे उनमें से ज्यादातर बर्बाद कर दिए गए और साथ ही झूठे इल्जाम लगाकर उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया। वो चाहता था कि सैम से मुलाकात के वक्त अपनी अगली चाल उस तक पहुंचा दे, लेकिन जेलर पहले ही उनकी बातचीत सुनने का इंतजाम कर चुका था। अच्छी बात यह रही कि जॉन पहले से एक कदम आगे था, इसीलिए उसने एक सीक्रेट कोड में अपनी सारी बात सैम तक पहुंचाई। इसके बाद सैम ने बैंक से एक मोटी रकम निकाली और वहाँ बैठे स्टाफ की टेढ़ी नजरों के बीच बिल्कुल रॉब के साथ बाहर निकलने लगा। इसके बाद वो पॉल के पुराने साथी केविन तक जा पहुंचा, क्योंकि उसी ने उस वक्त अस्थमा वाला इनहेलर उठाकर पॉल के हवाले किया था। केविन के हालात ज्यादा सही नहीं चल रहे थे, इसलिए पैसों के दम पर उसे अपने साथ मिलाना सैम के लिए बहुत आसान था। इस अहम गवाह को खरीदने के बाद सैम ने अपना निशाना डैनियल पर लगाया और खुद को एक सरकारी वकील बताते हुए ऐसे इवेंट में घुस गया जहाँ कानून की दुनिया के बड़े बड़े नाम मौजूद थे। अपनी चिकनी चुपड़ी मजाकिया बातों से उसने वहाँ बैठे तमाम अफसरों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया और डैनियल तो उसका अंदाज देखकर
समझ बैठा कि ये जरूर किसी बड़े वकील का बेटा है, अमेरिका से पढ़ के आया होगा वकालत पक्का। वो खुद सामने से आकर उससे दोस्ती करने की कोशिश करने लगा। इस दोस्ती के सहारे सैम अगले दिन नकली कागज लेकर उसके ऑफिस में जा घुसा और डैनियल ने भी उसका खुले दिल से स्वागत किया, क्योंकि उसे तो लगता था कि हाँ, बड़ी पहुंच का आदमी है, कल को काम आएगा। बातों बातों में ऐसे ही सैम ने बोल दिया कि पॉल की नैया डूबने वाली है, उड़ती उड़ती खबर आई है, उससे दूरी बना के रखियो। डैनियल के मन में तो पहले ही ये बात चल रही थी और सैम के मुंह से ये बात सुनने के बाद तो वो पक्का समझ गया कि अब दूर ही रहना है उससे। खैर, इसके बाद उसे एक मीटिंग में जाना था, लेकिन वो सैम को अपने ऑफिस में ही बैठा छोड़ गया। सैम ने तुरंत पूरा कमरा खंगाल दिया। वहीं पर उसे पॉल के नाम की गवाही वाला समन मिल गया। इसके बाद उसने डैनियल के नकली सिग्नेचर किए, जिसकी प्रैक्टिस जॉन ने पहले ही जेल में कई बार करवाई थी। जब डैनियल कमरे में वापस लौटा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसका साइन किया हुआ एक समन पॉल को जा चुका था। अब वो समझ चुका था कि उस चालाक लड़के ने मुझे बुरी तरह फंसा दिया है। अब पॉल के खिलाफ खड़े होने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। जब पॉल को इस बारे में पता चला तो वो सीधा डैनियल से भिड़ गया, लेकिन डैनियल ने सीधे तौर पर कहा कि मुझे तुमसे कोई बातचीत नहीं करनी। इसके बाद डैनियल ने फार ईस्ट कंपनी के आदमियों को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। इधर सैम पूरे टशन में बिल्डिंग से बाहर निकला तो पॉल के एक आदमी ने उसे देख लिया। उसकी खबर मिलते ही कंपनी के गुंडे उसे पागल कुत्तों की तरह ढूंढने लगे। इस पर सैम ने बहुत चालाकी दिखाई। एक जगह छुप कर उसने अपने कपड़े बदल लिए और मस्त गॉगल्स और एक बैट उठा के ऐसा दिखाने लगा कि मैं भी गैंग का ही पार्ट हूँ और उस गद्दार सैम को ढूंढ रहा हूँ मैं भी। लेकिन एक आदमी ने उसे ऐन मौके पर पहचान लिया और इससे पहले वो लिफ्ट से निकल पाता, गुंडे उसे पकड़कर अपने अड्डे पर ले गए और पुलिस वालों ने ऐन वक्त पर वहां पहुंचकर घायल सैम की जान बचा ली। सैम को भी खुद को एक झूठा प्रोसिक्यूटर दिखाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन डैनियल जब उससे इंटेरोगेशन रूम में पूछताछ कर रहा था तो सैम के चेहरे पर जरा सी भी घबराहट नहीं थी, क्योंकि जॉन ने पहले ही उसे बता रखा था कि ऐसा होगा और अब क्या बोलना है ये भी वो अच्छे से जानता था। सैम ने जैसे ही बोलना शुरू किया, डैनियल के चेहरे पर लालच साफ दिख रहा था, क्योंकि जेल में बंद एक ईमानदार आदमी को बाहर निकालना और साथ ही मेयर के लिए खड़े हुए एक उम्मीदवार को जेल पहुंचाना, इतना बड़ा केस तो उसे रातों रात स्टार बना देगा। वहीं दूसरी तरफ पॉल समझ चुका था कि कुछ तो चल रहा है। उसने अपनी वही पुरानी चाल दोबारा चलने की कोशिश की। एक बार वो फिर से जॉन से मिलने गया, ये कहते हुए कि मैं खाली हाथ आया हूँ, बस 1 महीने की बात है, मुझे मेयर बन जाने दे, तुझे भी बाहर निकलवा दूंगा भाई, चिंता मत कर, मेयर बनते ही सबसे पहले तेरी सजा माफ करवाऊंगा। लेकिन जॉन इस बार उसकी बातों में नहीं आया। सालों पहले उसने अपने ना किए हुए जुर्म को कबूल कर जो गलती की थी, अब वो दोबारा नहीं करने वाला। सुनवाई की तारीख आ चुकी थी और जॉन समझता था कि सब कुछ इसी दिन पर टिका हुआ है, लेकिन तभी पॉल ने एक कैदी को पैसे देकर उस पर हमला करवा दिया। अब जज केस की तारीख को आगे बढ़ाने ही वाला था कि उस वक्त जॉन अपना जख्मी बदन लेकर ही कोर्ट में आ गया और उसे देखते ही पॉल के चेहरे से मुस्कान हट गई। सबसे पहले सैम गवाह के तौर पर आया और उसने साफ साफ कह दिया कि कंपनी ने हमें पैसे दिए थे, मैं भी उन प्रोटेस्टर्स में से एक था, हमारा काम ही पुलिस के साथ झड़प करने का था। उसने ये भी बताया कि कंपनी के तार सीधे तौर पर पॉल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसने अपनी आंखों से विक्टर को पॉल तक पैसे पहुंचाते हुए देखा है। साथ ही उसने अदालत को बताया कि जज साहब, वो जो लड़का था ना अस्थमा वाला, वो भी हमारे साथ था, बिना इनहेलर के तो उसका जिंदा बच पाना नामुमकिन था, थोड़ी थोड़ी देर बाद तो पफ लेता था वो। इस पर पॉल ने ऑब्जेक्शन जताते हुए कहा कि मैंने तो इस लड़के को कभी नहीं देखा, मैं कभी मिला ही नहीं इससे, सारी बातें झूठ बोल रहा है। लेकिन तभी सैम ने रैली वाली वो फोटो दिखा दी और कहा कि ये देखिए, हमारे तो पूरे पक्के संबंध हैं। ठीक इसी मौके पर डैनियल ने अपनी आखिरी चाल चली और फार ईस्ट कंपनी की गैर कानूनी कमाई के सबूत कोर्ट के सामने रख दिए, ये कहते हुए कि इस तरह के मामले हमेशा दबाए गए हैं और उन्हें दबाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद पॉल है। लेकिन जॉन चाहे कुछ भी कहता रहे, पॉल अभी भी शांत था, क्योंकि उसे पता था कि सबूत तो कब का पानी में डूब चुका है, बिना उस इनहेलर के कोई कुछ साबित नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके होश उड़ गए जब उसका पुराना साथी केविन अदालत में आ खड़ा हुआ और उसने सबके सामने ये कबूला कि लड़के की मौत अस्थमा अटैक से हुई थी। इसके बाद जॉन ने केविन की दी हुई एक रिकॉर्डिंग चला दी, जिसमें पॉल और केविन दोनों उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। रिकॉर्डिंग बिल्कुल उस जगह जाकर रुक गई जब दोनों ने इनहेलर फेंकने की बात की। तभी जॉन ने अपने हाथ में एक इनहेलर उठाकर सबको बताया कि ये है वो इनहेलर। पॉल को लगता है कि इसने सबूत को ठिकाने लगा दिया, लेकिन हमने उसे ढूंढ निकाला है। इस पर पॉल घबराहट में बोल पड़ा कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बह गया पानी में। और तभी अचानक वो रिकॉर्डिंग दोबारा चली, जिसमें पॉल केविन को कह रहा था कि इनहेलर को नदी में फेंक देना। इसी के साथ दूध का दूध पानी का पानी हो चुका था। पॉल बौखलाया हुआ चीखते हुए अदालत में तमाशा बनाने लगा, जिसके बाद उसकी बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। आखिरकार पॉल को उसके गुनाहों की सजा मिली और जॉन को बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन इस खेल में सबसे बड़ा फायदा डैनियल का ही हुआ। वो पूरी तरह सुर्खियों में छा गया, सच में स्टार बन गया वो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।